अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है LPR और इनकैशमेंट के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि इनकैशमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं और LPR के कौन कौन से रूल्स हैं, किस वक्त हम इनकैशमेंट ले सकते हैं और LPR हम किस वक्त ले सकते हैं, इनकैशमेंट के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है, कितनी देर पहले अप्लाई किया जाता है और LPR के लिए किस तरह और कितनी देर पहले अप्लाई किया जाता है। क्या LPR रिफ्यूज हो सकती है, ये भी देखेंगे, और क्या इनकैशमेंट भी रिफ्यूज हो सकती है, हम ये भी देखेंगे। और क्या ऐसा हो सकता है कि आप LPR भी अवेल ना कर पाए और आपको इनकैशमेंट भी ना मिले, क्या ये पॉसिबल है? आज हम इसका भी जायजा लेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के माइंड में होते हैं, स्पेशली उनके जिनकी मतलब रिटायरमेंट नजदीक होती है और वो ये इनकैशमेंट या LPR इनमें से कोई एक चीज अवेल करना चाह रहे होते हैं। तो आज मैंने ये मेरी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने ये सोचा है कि हम आज इसी चीज पर हम आज वीडियो बनाते हैं और आपको ये चीज आज मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगी। ये मेरे सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन के रिवाइज्ड लीव रूल्स हैं 1980 के, और ये इसका अपडेटेड एडिशन है 2018। ये मतलब मोस्ट अपडेटेड एडिशन है जो कि अभी तक अवेलेबल है। तो इसी में इनकैशमेंट के और LPR के जो रूल्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, जो अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रूल नंबर 16 है और ये है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, ठीक है, यानी LPR, इसको हम आम सादा जुबान में LPR भी कहते हैं। अच्छा जी, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का रूल नंबर 1 है, द मैक्सिमम पीरियड up to which a civil servant may be granted leave preparatory to retirement shall be 365 days, ठीक है, 365 डेज। दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब आपको 365 डेज के लिए ही ये मिलता है। इससे ज्यादा ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपका मैक्सिमम पीरियड है, ये देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम पीरियड, ये आपका मैक्सिमम पीरियड है, इससे ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आपके पास छुट्टियां मतलब इससे ज़्यादा भी हैं तो तब भी आप 365 डेज की ही LPR अवेल कर पाओगे। मतलब आपके पास 1000 छुट्टियां आपके मतलब लीव अकाउंट में पड़ी हुई हैं तो 365 डेज ही आप ये छुट्टियां ले पाओगे LPR, उससे ज़्यादा आप ये अवेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, जो ये हमारा नंबर 2 है, नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि सच लीव मे बी टेकन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट हियर, ईदर ऑन फुल पे और पार्टली ऑन फुल पे एंड पार्टली ऑन हाफ पे और एंटायरली ऑन हाफ पे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सिविल सर्वेंट, यानी ये सिविल सर्वेंट की डिस्क्रिशन होती है, डिस्क्रिशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। ये सिविल सर्वेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेना चाहता है। अच्छा जी, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है, यानी आपके पास 365 डेज की छुट्टियां मौजूद हैं तो आप ये छुट्टी अवेल कर सकते हो, अदरवाइज आप ये छुट्टी अवेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास छुट्टियां अवेलेबल हैं तो अब ये सिविल सर्वेंट की डिस्क्रिशन पे होता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईदर ऑन फुल पे और पार्टली ऑन फुल पे, यानी या तो ये पूरी की पूरी फुल पे होंगी, ठीक है, फुल पे पूरी की पूरी आप ले लें, या पार्टली ऑन फुल पे एंड पार्टली ऑन हाफ पे, ये भी हो सकता है, और एंटायरली ऑन हाफ पे, ये भी हो सकता है। अब एंटायरली हाफ पे की क्या सूरत है? एंटायरली हाफ पे की सूरत ये है कि आपके पास 185 डेज की छुट्टियां अवेलेबल थी, 185 डेज को आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास 370 डेज की जो है छुट्टियां अवेलेबल थी, ठीक है। 375 जब हम 370 डेज की छुट्टियां हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं तो हम अभी 185 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, 370 डेज की हमारे पास छुट्टियां अवेलेबल हो गई। अगर हम हाफ पे लेंगे तो हम पूरे होल ईयर की LPR अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास छुट्टियां कम हैं और आप
मतलब फुल पे पूरी की पूरी छुट्टियां नहीं ले सकते हो, मतलब LPR पूरी की पूरी जो है वो फुल पे अवेल नहीं कर सकते हो, तो आप उसको पार्टली हाफ पे कर लो और पार्टली फुल पे कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 300 डेज थे ये वाले, ठीक है, 300 डेज की आपके पास छुट्टियां अवेलेबल थी, तो आप इसको क्या करेंगे, 365 डेज की छुट्टियां अवेल करने के लिए इसमें से कुछ छुट्टियां जो हैं वो हाफ पे कर लेंगे और कुछ छुट्टियां जो हैं वो फुल पे कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपको पूरी की पूरी 365 डेज की छुट्टियां अवेल करने के लिए आप हाफ पे और फुल पे इनमें से कुछ छुट्टियां हाफ पे और कुछ छुट्टियां फुल पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3 है, ये ऑफिसर्स के लिए है। एन ऑफिसर ऑफ BPS 21 to 22 who on or after the 19th of February 1991 opts to retire voluntarily after he has completed 25 years of service qualifying for pension may be granted leave preparatory to retirement equal to entire leave at his credit in his leave account on full pay or till the date on which he completes the 60th years of his age, whichever is earlier, provided that such officer shall not be entitled to conversion of leave preparatory to retirement on full pay under Rule 6 into leave on half pay। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया है कि ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए, 22 के लिए 25 ईयर्स की सर्विस उसकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी वो पेंशन लेना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको उतनी LPR मिल सकती है जितनी के उसके लीव अकाउंट में मौजूद है, अवेलेबल है उसके लीव अकाउंट में, उतनी उसको LPR मिल सकती है। या फिर जितनी भी उसकी एज है उस टाइम पर जब से वो LPR अवेल करना चाह रहा है, उस डेट से जब तक वो 60 ईयर्स का ना हो जाए उस वक्त तक, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो 58 ईयर्स का है और वो LPR अवेल करना चाह रहा है तो उसको 2 साल की LPR मिल सकती है, मतलब वो 2 साल के बाद वो अगर 60 ईयर्स का होगा तो उसको 2 साल की LPR मिल सकती है। ठीक है, मतलब विच एवर इज अर्लियर का मतलब है कि जो भी इसमें से कम है वो अवेल कर सकता है, मतलब जो भी इसमें से पहले खत्म हो जाएंगी वो अवेल करेगा। राइट, provided that such officer shall not be entitled to conversion of leave preparatory to retirement on full pay under Rule 6 into leave on half pay। अच्छा, और इसके साथ एक कंडीशन भी है कि वो ऑफिसर अपनी लीव जो है वो लीव ऑन फुल पे जो है वो उसको नहीं कन्वर्ट करेगा लीव ऑन हाफ पे। ठीक है, लीव ऑन फुल पे को कन्वर्ट नहीं करेगा लीव ऑन हाफ पे। फिर आ जाइए रूल नंबर 17 पे, एनकैचमेंट ऑफ रिफ्यूज्ड लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अब रिफ्यूज्ड लीव मतलब आपकी जो LPR है वो रिफ्यूज भी हो सकती है। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1 है, if in case of retirement on superannuation or voluntary retirement on completion of 30 years qualifying service, a civil servant cannot for reasons of public service be granted leave preparatory to retirement duly applied for insufficient time, he will in lieu thereof be granted lump sum leave pay for the leave refused to him subject to a maximum of 365 days लीव ऑन फुल पे। ठीक है, रिटायरमेंट का कोई ऐसा केस हो जिसमें रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हो आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ कंप्लीटिंग हिज क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, 30 ईयर्स उसने क्वालिफाइंग सर्विस के कंप्लीट कर लिए हैं और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, या फिर उसकी सुपरएनुएशन है, वो उसने 60 ईयर्स अपनी एज के कंप्लीट कर लिए हैं और वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। यानी अब इसमें ये समझें कि इसने सुपरएनुएशन हो गई या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गई, इन दोनों में से कोई एक रिटायरमेंट वो लेना चाह रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में या किसी मजबूरी की वजह से आप उसको LPR पे नहीं भेज सकते हैं, आप उसको छुट्टी ग्रांट नहीं कर सकते हैं, लीव पर वो 1 साल के लिए नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, उसको लमसम लीव पे दी जाएगी। ठीक है,
क्योंकि हमने उसकी लीव रिफ्यूज की है, LPR हमने उसकी रिफ्यूज की है जो कि उसका हक था, तो अब उसको लमसम लीव पे दी जाएगी। और लमसम लीव पे कितनी दी जाएगी? सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 365 डेज। ठीक है, लमसम लीव पे भी 365 डेज ही दी जाएगी जो कि उसके लीव अकाउंट में मौजूद होगी। ठीक है, 365 डेज की। अगर उसके लीव अकाउंट में 1000 प्लस भी मौजूद हैं तो भी मैक्सिमम 365 डेज ही वो अवेल कर सकता है, ये जो इनकैशमेंट है। ठीक है, अच्छा फिर नंबर 2 है। नंबर 2 देखिए, सच लीव कैन बी रिफ्यूज्ड पार्टली and sanctioned partly, but the cash compensation shall be admissible for the actual period of such leave, so refused not exceeding 365 days leave on full pay। अच्छा, वो जो लीव है कैन बी रिफ्यूज्ड पार्टली, हम उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ी लीव हम उसको ग्रांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6 मंथ्स की लीव ग्रांट कर सकते हैं, या सेंक्शन पार्टली, और हम उसको 6 मंथ्स की लीव सेंक्शन भी कर सकते हैं। हम उसको होल ईयर की लीव सेंक्शन ना करें, 6 मंथ्स की कर दें। बट द कैश कंपनसेशन शैल बी एडमिसिबल फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ सच लीव, सो रिफ्यूज्ड नॉट एक्सीडिंग। अच्छा, लेकिन जो कैश कंपनसेशन होगी, उसकी कैश कंपनसेशन होगी लीव की। ठीक है, शैल बी एडमिसिबल फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ सच लीव, मतलब उसको जो पीरियड हमने उसका रिफ्यूज किया है उस पीरियड की ही उसको इनकैशमेंट मिलेगी। ठीक है, सो रिफ्यूज का ये यहाँ पर ये याद रखिए कि जो पीरियड हमने रिफ्यूज किया है उस पीरियड की ही उसको इनकैशमेंट मिलेगी, और वो 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा फिर नंबर 3 है, द पेमेंट ऑफ लीव पे इन लीव ऑफ सच रिफ्यूज्ड लीव may be made to the civil servant either in lump sum at the time of retirement or may at his option be drawn by him month wise for the period of leave so refused। ठीक है, अब जो पेमेंट है लीव पे की वो हम किस तरह से दे सकते हैं? हम उसको लंप सम भी दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, और हम उसको वो मंथ वाइज भी ड्रॉ कर सकता है। अब ये उसकी ऑप्शन है कि वो किस तरह से लेना चाहता है। ठीक है, हम उसको मंथ वाइज भी दे सकते हैं और वो मंथ वाइज भी ले सकता है, अब ये उसकी ऑप्शन पे है, और उसको लमसम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर 4th है, फॉर द पर्पज ऑफ लमसम पेमेंट इन लीव ऑफ सच लीव ओनली द सीनियर पोस्ट अलाउंस विल बी इंक्लूडेड इन लीव पे सो एडमिसिबल। ठीक है, लीव पे मतलब जो हम उसको लीव इनकैशमेंट देंगे उसमें सिर्फ सीनियर पोस्ट अलाउंस जो है वो लीव इनकैशमेंट में शामिल किया जाता है, अदरवाइज कोई भी अलाउंस है वो लीव इनकैशमेंट में शामिल नहीं किया जाता। लीव इनकैशमेंट में आपकी सिर्फ पे शामिल होती है या फिर आपकी पर्सनल पे शामिल होती है। पे और पर्सनल पे, ठीक है, यानी इसके अलावा पे और पर्सनल पे के अलावा हम कोई और पे जो है वो लीव इनकैशमेंट में शामिल नहीं करते, लेकिन एक जो ये सीनियर पोस्ट अलाउंस का इन्होंने कहा है वो उसमें शामिल होता है लीव पे में। ठीक है, नंबर 5 है, इन केस अ सिविल सर्वेंट ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट डाइज बिफोर कंप्लीटिंग 365 डेज ऑफ सच लीव, हिज फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड टू लंप सम पेमेंट इक्वल टू द पीरियड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 365 डेज। ठीक है, इन केस अगर कोई जो LPR पे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो डाई हो जाता है बिफोर कंप्लीटिंग, उसके 365 डेज उसके कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसकी डेथ हो जाती है, 365 डेज से पहले उसकी डेथ हो जाती है, अब उसकी फैमिली है उसको इनकैशमेंट मिलेगी, लमसम पेमेंट मिलेगी। ठीक है, 365 डेज थे उसके पास टोटल, और उसकी 65 डेज के बाद आफ्टर 65 डेज उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब हमारे पास 300 डेज बचे हैं, तो इन 300 डेज की उसको इनकैशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो 300 डेज बचे हैं उन 300 डेज की वो इनकैशमेंट लेगा।
उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा जी, फिर है नंबर 18, पावर टू रिफ्यूज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एक्सेट्रा। अब ये जो LPR है वो एक्चुअली में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये उसका राइट है, इन अ वे ये राइट है, ठीक, लेकिन ये रिफ्यूज की जा सकती है। अब इन्होंने नंबर 1 पे यही लिखा हुआ है, ऑर्डिनरीली, यानी आमतौर पर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड, यानी जो लीव है वो उसको आमतौर पर इसको रिफ्यूज नहीं किया जाता, मतलब कोई खास सिचुएशन ना हो, आमतौर पर इसको रिफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 2 है, ऑल ऑर्डर्स refusing leave preparatory to retirement to a civil servant and recalling a civil servant from leave preparatory to retirement shall be passed only by the authority specified below। मतलब जितने भी orders हैं, ये this is important कि जितना भी orders हैं या तो रिफ्यूज करने के, ठीक, या फिर रिकॉल करने के, या फिर आप उसको रिफ्यूज कर देते हो LPR को, या फिर आप रिकॉल करते हो सिविल सर्वेंट को फ्रॉम LPR, मतलब वो LPR पे है और आप उसको दोबारा से ऑफिस में बुला रहे हो। ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इनको पास होना चाहिए ओनली बाय अथॉरिटी स्पेसिफाइड बिलो, यानी स्पेसिफाइड अथॉरिटीज जो हैं वो ही ये ऑर्डर पास कर सकती हैं। अदरवाइज आपको कोई भी ना तो आपकी LPR रिफ्यूज कर सकता है और ना ही आपको वो रिकॉल कर सकता है। मतलब आपको छुट्टी पे हैं आप, LPR अवेल कर रहे हैं और आपको बुला लिया जाए, ठीक है। फॉर सिविल सर्वेंट इन BPS 20 एंड अबव के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, और फॉर सिविल सर्वेंट BPS 17 to 19 को अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 6 ऑफ द सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स 1973, ठीक है, इसके लिए ये होंगे। और फॉर सिविल सर्वेंट इन BPS 16 एंड बिलो के जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 6 ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973, ठीक है, इसके लिए भी ये होगा। यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ओनली दैट अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज और रिकॉल, ठीक है, फ्रॉम LPR या टू रिफ्यूज LPR। उसके अलावा कोई और बंदा जो है, कोई और ऑफिसर जो है वो आपकी LPR को रिफ्यूज नहीं कर सकता, राइट। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है, इसी का 3 है, द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 शेल नॉट डेलीगेट दोज पावर्स टू एनी अदर अथॉरिटी। जो अथॉरिटीज हैं वो किसी और दूसरी अथॉरिटी को और डेलीगेट भी नहीं कर सकती हैं, मतलब किसी दूसरी अथॉरिटी को नहीं दे सकती हैं पावर कि तुम इसको LPR दे दो या तुम इसकी LPR रोक दो या इसको रिकॉल कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 है, ऑल प्रपोजल्स रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट टू द ऑफिसर इन BPS 17 एंड अबव शेल बी सबमिटेड to the respective appointing authorities with detailed justification at least 3 months before the officer is due to proceed on such leave। जितने भी प्रपोजल्स बनेंगे रिगार्डिंग रिफ्यूजल ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, ठीक है, रिफ्यूजल के लिए जितने भी प्रपोजल्स बनेंगे टू द ऑफिसर्स इन BPS 17 एंड अबव, जो ऑफिसर्स होंगे 17 एंड अबव के, shall be submitted to the respective appointing authorities with detailed justification at least 3 months। यानी जो आपके ऑफिसर हैं BPS 17 एंड अबव, वो अगर आपकी उसके लिए रिफ्यूज़ल के लिए प्रपोजल्स बनाते हैं कि हमें इसको LPR पे नहीं भेजना चाहिए या हमें इसकी LPR रिफ्यूज़ कर देनी चाहिए, तो वो जितने भी प्रपोजल्स बनेंगे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाने चाहिए। जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे विद डिटेल्ड जस्टिफिकेशन, और उसमें वो जस्टिफिकेशन देंगे आपके रिफ्यूज़ल की, ठीक है, और एटलीस्ट 3 months बिफोर। और ये सब कुछ कब हो जाना चाहिए? 3 months बिफोर द ऑफिसर इज ड्यू टू प्रोसीड ऑन सच लीव। और मतलब जब से आपकी LPR स्टार्ट होनी है उससे 3 महीने पहले ये सब हो जाना चाहिए कि जितने भी प्रपोजल्स बने वो आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उन तक पहुंच जाए, ठीक। फिर उसके बाद 18A है, 18A देख लेते हैं। इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मतलब अब हमें जो इनकैशमेंट मिलती है उसके क्या रूल्स हैं। इसमें नंबर 1 है, अ सिविल सर्वेंट में 15 months before the date of superannuation or 30 years qualifying service on or after 1st July 1983
at his option, be allowed to encash his leave preparatory to retirement if he undertakes in writing to perform duty in lieu of the whole period of 365 days or lesser period which is due and admissible. अच्छा, अब ये सिविल सर्वेंट के पास ऑप्शन आ गई यहाँ पर 1 जुलाई 1983 के बाद सिविल सर्वेंट के पास ये ऑप्शन आ गई है कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट की बजाय उसकी वो पे ले सकता है, ठीक है, और पे ले सकता है अगर वो अंडरटेक करे इन राइटिंग, यानी वो ये लिख कर देगा कि मैं इस पीरियड में ड्यूटी करना चाहता हूँ, टू परफॉर्म ड्यूटी इन ल्यू ऑफ द होल पीरियड ऑफ 365 डेज, ठीक है, मतलब 365 डेज वो कह रहा है कि मैं ड्यूटी परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं लीव लेना नहीं चाहता हूँ, और लेसर पीरियड विच इज़ ड्यू एंड एडमिसिबल। ड्यू एंड एडमिसिबल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब उसको ड्यू कितनी है और एडमिसिबल कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। अभी उसके पास अगर लीव अकाउंट में 365 डेज हैं ही नहीं तो उसको उसकी इनकैशमेंट नहीं मिल सकती है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट अ सिविल सर्वेंट हु डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड फॉर इनकैशमेंट ऑफ LPR, दिस अमेंडमेंट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 5 मार्च 1990। ठीक है, सिविल सर्वेंट हु डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब एक सिविल सर्वेंट है, उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की है, उसने ऑप्शन ली ही नहीं, विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड फॉर इनकैशमेंट ऑफ LPR। ठीक है, अब उसको LPR नहीं मिलेगी, इनकैशमेंट मिलेगी उसकी, मतलब वो लीव पर नहीं जा सकता अगर वो ऑप्शन नहीं लेता है। इफ यू डू नॉट अवेल द ऑप्शन देन यू कैन अवेल ओनली इनकैशमेंट ऑफ LPR। आप अगर ऑप्ट नहीं करते हो खुद से, आप LPR पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी में आगे है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड और पोस्टेड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी विद or without an assignment of duty shall be deemed to have performed duties in lieu of the period of LPR within the meaning of this rule। अच्छा, इसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कोई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, या विदाउट एन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है, या वो ड्यूटी पर बगैर किसी असाइनमेंट के भी है, ठीक है, तो उसको ये समझा जाएगा कि उसने ड्यूटी ही परफॉर्म की है। ठीक है, अब LPR की जगह अगर वो ऑफिस आता रहा है तो फिर यही समझा जाएगा कि उसने ड्यूटी ही परफॉर्म की है। शैल बी डीम्ड टू हैव परफॉर्म ड्यूटीज, मतलब उसको ये समझा जाएगा कि उसने ड्यूटी परफॉर्म की है LPR की बजाय। पीरियड ऑफ LPR में जब वो वहां पर आता रहा है तो चाहे वो विदाउट एन असाइनमेंट हो या चाहे वो OSD हो, तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो, तब भी यही समझा जाएगा कि उसको इनकैशमेंट मिलेगी और ये समझा जाएगा कि उसने LPR के दौरान ड्यूटी परफॉर्म की है। ठीक है, अच्छा जी, इसका रूल नंबर 2 है, इन lieu of such leave pay may be claimed at any time during that period at the rate of pay admissible at the time the leave pay is drawn for the actual period of such leave subject to a maximum of 365 days। अच्छा, अब LPR की बजाय यानी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट की बजाय लीव पे जो है वो क्लेम की जा सकती है। ठीक है, लीव पे जो है वो क्लेम की जा सकती है। लीव पे किसको कहते हैं? इनकैशमेंट को कहते हैं। एट एनी टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड, और वो किसी भी वक्त जो है वो क्लेम की जा सकती है। उस पीरियड के दौरान, LPR के दौरान किसी भी वक्त क्लेम की जा सकती है। मतलब आप 1 और 2 मंथ्स आपने LPR गुजारे हैं और फिर आप क्लेम करो कि नहीं मुझे इनकैशमेंट चाहिए, तो वो क्लेम की जा सकती है ड्यूरिंग दैट पीरियड एट द रेट of pay admissible at the time the leave pay is drawn। ठीक है, अब वो उसका रेट क्या होगा? admissible at the time the leave pay is drawn for the actual period of such leave subject to maximum of 365 days। For example, इस रूल में ये लिखा हुआ है कि for example कोई मुलाजिम है, वो LPR उसने ले ली है, लेकिन उसको सिर्फ 2 या 3 मंथ्स ही गुजरे हैं, तो वो वापस आना चाहता है ड्यूटी पे। अब वो ड्यूटी पे वापस आकर लीव पे लेना चाहता है। ठीक है, उसने LPR नहीं लेनी है, उसने LPR रिफ्यूज कर दी, वो उसको नहीं क्लेम करना चाह रहा है और लीव पे क्लेम करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा?
जो जितना भी उसको उस वक्त उसकी बेसिक पे है उसके इक्वल वो LPR की बजाय इनकैशमेंट अवेल कर सकता है, ड्यूटी पर आ सकता है, इनकैशमेंट अवेल कर सकता है और द एक्चुअल पीरियड ऑफ सच लीव, जितने भी दिनों के लिए वो मतलब ड्यूटी उसने ज्वाइन की है तो उस पीरियड के लिए वो जो है लीव पे क्लेम कर सकता है। और इसमें मैक्सिमम जो है वो 365 डेज है। मैक्सिमम इन्होंने हर जगह पे इस वजह से लिखा हुआ है कि ये 365 डेज से ज़्यादा LPR या जो इनकैशमेंट है वो अवेल नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद 2A है इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट not exceeding 365 days shall be effective from the first day of July 2012। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2012 के से बाद में ये 365 डेज आए थे, ठीक है। यानी यहाँ से ऑनवर्ड 365 डेज थे। उससे पहले जो हमारे पास ये होते थे ये 180 डेज होते थे, ठीक। तो फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ लीव रिफ्यूज्ड और ऑप्टेड फॉर एनकैशमेंट be applicable to a civil servant retired or as the case may be retiring on or after the first day of July 2012 provided such leave is available at his credit subject to a maximum of 365 days। ठीक है, ये 365 डेज जो हैं वो उसके लीव अकाउंट में मौजूद होने चाहिए तो ही वो ये जो इनकैशमेंट है वो अवेल कर सकता है। उससे पहले इन्होंने ये लिखा है कि 1 जुलाई 2012 से ऑनवर्ड्स 365 डेज हैं, इससे पहले 180 डेज थे। इसके बाद जो बंदा भी रिटायर होगा या 1 जुलाई को जो बंदा रिटायर हो रहा है 2012 को, जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं वो 365 डेज का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं ले सकते हैं, ऑन और आफ्टर लिखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद है 2B द एनकैशमेंट ऑफ LPR शेल आल्सो बी एप्लीकेबल टू employees of the autonomous and semi-autonomous bodies under administrative control of the federal government which have opted basic pay scale scheme and these rules in toto। ठीक है, इन टोटो का मतलब होता है इन टोटलिटी, यानी मुकम्मल तौर पर। बेसिक पे स्केल स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की हुई है फेडरल गवर्नमेंट की, तो अब वो महकमे जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, तो लेकिन वो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं फेडरल गवर्नमेंट की और उन्होंने बेसिक पे स्केल स्कीम भी ऑप्ट की हुई है, तो वो महकमे जो हैं वो भी इनकैशमेंट ऑफ LPR दे सकते हैं, ठीक है। उन महकमों के लिए भी इनकैशमेंट ऑफ LPR जो है अप्लाई होगा उसका रूल। फिर इसमें रूल नंबर 3 है इफ at any time during such period leave is granted on account of ill health supported by medical certificate or for performance of Hajj, the amount of cash compensation on account of leave pay shall be reduced by an amount equal to leave pay for the period of leave so granted। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इनकैशमेंट का ऑप्ट किया है, इनकैशमेंट आपने ऑप्ट किया है कि मैं उस लीव की इनकैशमेंट लेना चाहता हूँ, मैं LPR अवेल नहीं करना चाहता हूँ। अब उस पीरियड के दौरान, आपके इनकैशमेंट के पीरियड के दौरान आप बीमार हो जाते हो, इल हेल्थ हो जाती है आपकी, ठीक है, आप बीमार हो गए हो, सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लाजमी तौर पर देना पड़ेगा, या फिर आपने हज परफॉर्म करना है उसके लिए भी आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों सूरतों में ही आपको इसमें छुट्टी मिल सकती है। द अमाउंट ऑफ कैश कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लीव पे, अब जो ये इन दिनों की जो बेसिक पे होगी, जितनी भी आप ये लीव वो करेंगे, अवेल करेंगे, तो इनकी जो इन दिनों में जो आपकी बनती होगी, इनकैशमेंट बनती होगी, वो आपकी टोटल इनकैशमेंट से डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। मतलब उतना ही आपकी इनकैशमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी जितनी भी आप छुट्टियां लेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ हज की छुट्टियां लेंगे या फिर इल हेल्थ की छुट्टियां लेंगे, तो जितनी भी आप उसमें लीव अवेल करेंगे तो वो आपकी इनकैशमेंट से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नंबर 4 है द सिविल सर्वेंट shall submit the option to the authority competent to sanction leave preparatory to retirement who shall accept the option and issue formal sanction for the payment of cash compensation। ठीक है, अब वो सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी ऑप्शन देगा और फिर उसके बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करेगी ऑप्शन को। ठीक, ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके जो फॉर्मल जो है ना सैंक्शन आपकी इशू कर दी जाएगी कि भाई इसको कैश कंपनसेशन दे दी जाए। फिर उसके बाद है नंबर 5 फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन लीव ऑफ सच लीव। अब जो LPR के बजाय जो पेमेंट का पर्पस है उसमें नंबर A द रेट ऑफ पे शैल बी द रेट एडमिसिबल एट द टाइम ऑफ लीव पे इज ड्रॉन। जो पे का रेट है जो कि इनकैशमेंट में आपको मिलेगा वो वाला रेट होगा जो कि लीव पे जब से आपने लीव पे ली है। ठीक है, सेकेंड है द लीव पे मे बी ड्रॉन एट एनी टाइम फॉर द पीरियड फॉर विच ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन रेंडर्ड। जो लीव पे है वो आप किसी भी वक्त जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, मतलब अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो वो किसी भी टाइम पे ड्रॉ की जा सकती है एट एनी टाइम फॉर द पीरियड फॉर विच ड्यूटी हैज़ ऑलरेडी बीन रेंडर्ड। यानी जो पीरियड आपने ड्यूटी कर ली है उसकी आप लीव पे किसी भी टाइम पर ले सकते हो, मतलब वो आपकी सवाबदीद पे है कि आप उसको लास्ट में लेते हो, लमसम मतलब आखिर में लेते हो, मंथ वाइज लेते हो, 6 मंथ्स के बाद लेते हो, जब भी आप उसको अप्लाई करोगे वो आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद C है ओनली द सीनियर पोस्ट अलाउंस विल बी इंक्लूडेड इन लीव पे एज एडमिसिबल। सिर्फ मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सिर्फ सीनियर पोस्ट अलाउंस जो होता है वो उसमें लीव पे में शामिल होता है, यानी इनकैशमेंट में आपकी बेसिक पे के साथ बेसिक पे होती है, बेसिक पे प्लस पर्सनल पे, और फिर बेसिक पे पर्सनल पे अगर किसी की होगी, मतलब कोई लास्ट स्टेज पे है तो उसको पर्सनल पे मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपका सीनियर पोस्ट अलाउंस आता है, मतलब अलाउंसेस में सिर्फ एक यही अलाउंस है जो आपको मिलेगा, सीनियर पोस्ट अलाउंस, इसके अलावा कोई और अलाउंस आपको नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है लीव नंबर 6। उसके बाद नंबर 6 रूल है लीव पे फॉर द पर्पज ऑफ एनकैशमेंट ऑफ LPR शैल बी कंप्यूटेड on the basis of pay and allowances reckonable towards pension as shown in the last pay certificate of a civil servant। ठीक है, लीव पे फॉर द पर्पज ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LPR, मतलब इनकैशमेंट के लिए लीव पे जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या होगी, वो लास्ट पे ड्रॉन होगी। जो LPC पर आपकी लास्ट पे ड्रॉन होगी, लास्ट मंथ में आपने जो बेसिक पे ली होगी मल्टीप्लाई बाय 12, और जो भी व्हाटएवर जो भी आंसर आता है लास्ट पे मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, जो भी आंसर आता है वो आपको उतनी आपको इनकैशमेंट ऑफ LPR मिलेगी। ठीक, अब इन सर्विस डेथ का मामला है कि अगर किसी की इन सर्विस डेथ होगी है तो क्या मामला होगा। इसमें नंबर 1 है इन केस अ सिविल सर्वेंट डाइज और इज डिक्लेयर्ड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस बाय मेडिकल बोर्ड। ठीक है, उसका मेडिकल बोर्ड हो गया है तब भी, या वो डाई हो गया है तब भी, while in service a lump sum payment equal to leave pay up to 365 days out of the leave at his credit shall be made to his family as defined for the purposes of family pension as the case may be to the civil servant। ठीक है, अब लम्प सम पे जो है वो इक्वल टू द लीव पे, और वो 365 डेज की जो लम्प सम पे है वो उनको इक्वल टू द लीव पे जो मतलब इनकैशमेंट होती है तो वो उनको मिलेगी, 365 डेज की वो उनको मिल जाएगी। अगर आप इन केस कोई सिविल सर्वेंट डाई हो जाता है खुदा न खास्ता तब भी, या इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, मतलब वो उसको मेडिकल बोर्ड जो है वो अनफिट फॉर जॉब करार दे देता है, तब भी उन दोनों सूरतों में उसको या उसकी फैमिली को लीव इनकैशमेंट मिल जाएगी। नंबर 2 है फॉर द पर्पज ऑफ लम्प सम
payment under sub rule 1, only the senior pay allowance will be included in the leave pay so admissible. Senior pay allowance जो है सिर्फ वो ही उसमें इंक्लूड होगा, अदरवाइज और कोई पे अलाउंस इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा जी, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट क्या होती है और लीव इनकैशमेंट क्या होती है और इनके क्या क्या रूल्स हैं। मैंने अपनी तरफ से समझाने की अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है पूरी वीडियो में, या रूल में कुछ इन सब रूल्स में आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से काइंडली जरूर पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।